नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात। मैं हूं राहुल कंवल। सुप्रीम कोर्ट और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन कोशिश कर रहा है भारत की राजनीति को साफ सुथरा करने की, लेकिन हमारे नेता चाहते ही नहीं कि राजनीति में कोई पारदर्शिता है, इसलिए सब लामबंद हो गए हैं। आखिरकार क्यों डरते हैं नेता पारदर्शिता से? इस बारे में बात करने के लिए आज सीधी बात कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं संसदीय कार्य मंत्री श्री कमलनाथ। स्वागत है आपका आज तक में। क्यों डरते हैं सारे के सारे नेता, कांग्रेस के भी? क्या कंकाल छिपा के? कांग्रेस या और कांग्रेस के जो सदस्य हैं, कांग्रेस के जो नेता, इससे नहीं डरते। मैं ये बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं। और इसमें अब जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, हम यही जस्ट चाहते हैं कि अपराधीकरण से हम डट कर मुकाबला करें। नहीं, अपराधीकरण पर मैं अलग से आऊंगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर जनता ये जानना चाहे कि कमलनाथ जी के चुनाव के लिए, सोनिया गांधी के चुनाव के लिए पैसा किसने दिया, कहां से आया, क्यों छिपाते हैं आप वो जानकारी? हम नहीं छिपाते। आज प्रश्न ये है, अगर आरटीआई में ये कोई राजनीतिक दल को जोड़ा जाए और उस आरटीआई में आप पूछें कि भाई आपने इसको टिकट क्यों दिया? नहीं, टिकट के बारे में कोई नहीं पूछा। सीआईसी ने तो कहा ही नहीं है। आरटीआई के बारे में कहा गया है कि आपको पैसा कहां से मिलता है, आप ये बताइए। नहीं, आरटीआई में ये नहीं है। आरटीआई में उन्होंने पूरी छूट दी है और उस चीज की छूट दी है कि आप पूछ सकते हैं कि आपने किसी को क्या टिकट दिया, क्यों टिकट दिया। आप ये पूछ सकते हैं किन्होंने अप्लाई किया था। आज कोई राज्यसभा के सदस्य बने, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप कोई विधायक को आपने क्यों नहीं, पर जब आप आरटीआई लेके आए, आपने भी सीमाएं बनाई कि आरटीआई में क्या पूछा जा सकता है, क्या नहीं। राजनीतिक पार्टियों के साथ भी आप सीमा बनाइए। नहीं, ये सीमा नहीं है। सीआईसी ने जो अपना वर्डिक्ट दिया है, जो उन्होंने फैसला दिया है, इसमें ये बात नहीं है। पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो बहुत सारों ने ये बात नहीं समझी। आज कौन सी बात है जो आरटीआई में राजनीतिक व्यक्तियों के बारे में जो चुनाव लड़ते हैं इंटरनेट पर नहीं है? इनकम टैक्स एक्ट में आप रिटर्न भरते हैं, जिस दिन आप अपना नामांकन भरते हैं आपको स्टेटमेंट देना पड़ता है। जब आपका चुनाव खत्म, बड़ा हिस्सा है सर जो पैसा आप लोग लेते हैं, मेरी जनता नहीं जानती कौन पैसा आपको देता है। मेरी बात खत्म कर दूं मैं। इसमें जो बात हम इनकम टैक्स में फाइल करते हैं, हर राजनीतिक दल इनकम टैक्स में फाइल करता है, और इनकम टैक्स में आरटीआई है तो उसमें ये जानकारी नहीं मिल सकती। ऐसी कोई इनकम टैक्स अफसर कौन अपॉइंट करता है? आप अपॉइंट करते हैं। वो इनकम टैक्स ऑफिसर सोनिया गांधी, कमलनाथ की जानकारी देगा किसी को? नहीं देगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक सिस्टम से होता है। ये सब सिस्टम से अपॉइंटमेंट होती है। हम लोग नहीं अपॉइंट करते। अगर आप सोचते हैं हम लोग अपॉइंट करते हैं, ये सिस्टम आप नहीं समझते। जनता को बना रहे हैं कमलनाथ जी, आप भी मुस्कुरा रहे हैं, आप भी जानते हैं कि सीधी बात नहीं कर रहे। सीधी बात कीजिए ना। सीधी बात कार्यक्रम में बैठे। पर आप सीधी बात समझिए भी। सीधी बात तो मैं करने का तो तभी फायदा है जब आप सीधी बात समझे। सीधी बात का में ये है कि जो बातें आर्थिक रूप से जुड़ी हैं, ये तो आज स्टेटमेंट इंटरनेट पर है। तो अगर इंटरनेट पे है तो दीजिए ना फिर आरटीआई के जरिए भी। क्यों डर रहे हैं आप? नहीं, हम देने को तैयार हैं। आरटीआई के तहत दीजिए ना। हम तो दे रहे हैं, पर आप लोग कहना चाहते हैं कि हम आरटीआई से आपको पूछना चाहते हैं, राजनीतिक दलों से पूछना चाहते हैं। केवल कांग्रेस की बात नहीं है, आप हर राजनीतिक दल से पूछना चाहते हैं आपने इसको टिकट क्यों दिया। कोई नहीं पूछना चाहता। ये नहीं है। आप कह रहे हैं, आप बात का पकड़ बना रहे हैं, आप बात को मोड़ रहे हैं। मैं नहीं मोड़ा। इसका परिणाम क्या है? इसका परिणाम ये है, कल ये पूछेगा, कल कोई पूछेगा, हम पूछेंगे भारतीय जनता पार्टी से कि आरटीआई में कि आपने इसको अपने जिले का अध्यक्ष कैसे बनाया, कि कौन कौन थे उम्मीदवार, आपको जवाब देना पड़ेगा। जो बाकी चीज जो आर्थिक दृष्टि से जुड़ी है, ये पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में, ये इनकम टैक्स एक्ट में, जिसमें आरटीआई मौजूद है, वो पूरा डेटा उसमें है। तो कौन सी बात है? यही एक चीज नहीं है। देखिए तो सही किस तरीके से हमारे नेता लामबंद हो रहे हैं। दागी साथियों की बात आई, सब जुड़ गए कि अरे जहां पे भी केस हो, कन्विक्ट हो या ना हो, हम चाहते हैं कि हमारे दागी साथी फिर से आए अगली लोकसभा में। क्यों बचाना चाहते हैं दागी साथियों को? तो आप ये बिल्कुल समझे नहीं है। हम कांग्रेस पार्टी इसके पक्ष में नहीं है, बिल्कुल इस पक्ष के नहीं है कि एक दफा आपको सजा किसी भी कोर्ट से हो जाए, आप लोकसभा में या विधानसभा में सदस्य बने रहें। हम चाहते हैं कि उसमें आके आप भाग ले, जब तक कोई कोर्ट उसको स्टे नहीं करती। और इसका जो अमेंडमेंट है, इसका जो संशोधन है, हम इस सेशन में लाएंगे।
वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं- लाएंगे और 1 मिनट के अंदर पास हो जाएगा। लोकपाल बिल क्या 40 चीज साल पास से हो जाएगी? लटका पड़ा है। जो संशोधन आप लाने की बात आप कर तो रहे हैं, सीधी बात समझ नहीं रहे। क्या नहीं समझ रहे? जनता समझ रही है कौन सा कमलनाथ जी। संशोधन लाऊंगा? आप अगर पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट को बदलना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया, आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कीजिए। अगर आपको लगता है आपका केस मजबूत है तो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, बेंच पे जाके बिल्कुल चैलेंज नहीं। कीजिए आप इसको। जहां तक कांग्रेस पार्टी और गवर्नमेंट का प्रश्न है, हम सुप्रीम कोर्ट में ये संशोधन ला रहे हैं, केवल यही संशोधन ला रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि अगर वो कन्विक्ट हो गया है, इसको जाके दूसरे दिन लोकसभा में बैठ जाए। ये तो प्रावधान है कि 3 महीने तक वो बैठ सकता है। हम उसके आगे जा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आप बैठ नहीं पाओगे, हम ये संशोधन ला रहे हैं। हम ये आप जब तक आपको छूट ना मिले उसके हायर कोर्ट से, और जब आपको छूट मिले या स्टे मिले हायर कोर्ट से, तभी आप इस पर आएंगे। पर ये जो आज के दिन कानून था, पहले कानून था, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पहले आपने अपील कर दी, बस आप वापस आ गए लोकसभा में, और 3 महीने तक तो वैसी छूट थी। तो हम इसकी बात नहीं, किसी की बात मान रहे। पर जिस तरीके की अर्जेंसी हम देख रहे हैं ना, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारे राजनेता एकजुट हो गए, सर 40 साल से लोकपाल बिल फंसा पड़ा है, इस तरह की अर्जेंसी हम नहीं देखते। इस तरीके से सर्वसम्मति से फट से फैसला हो जाए, इस तरह से हम कभी नहीं देखते। निजी स्वार्थ का जब मामला हो तब नेता मिल जाते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी की बहुमत होती, क्या भारतीय जनता पार्टी इसमें सहमत है? क्या दूसरे दल इसमें सहमत है? अगर हमारी बहुमत होती, पूरी बहुमत लोकसभा में होती, हम आवश्यक करते। आज हमें दूसरी पार्टियों की सहमति से करना पड़ता है, और दूसरी पार्टी अगर सहमत नहीं ये होती, तो बहाना है सर। बहाना क्यों है? बड़ा ही ये तो सरल आंकड़े बहाना हैं कि हमारी बहुमत है। अगर हमारी बहुमत होती, आप ये प्रश्न उठा सकते थे, पर अगर हमारी बहुमत नहीं है, आप ये प्रश्न उन पार्टियों से उठाइए जो हमारा साथ इसमें नहीं देना चाहते। लेकिन कुल मिला के अगर देखा जाए, जिस तरीके से सरकार पिछले कुछ हफ्ते से बढ़ रही है, लगता है कि आपने ठान लिया है कि जल्द चुनाव कराने हैं। तेलंगाना का मामला हो, झारखंड की सरकार का मामला हो, खाओ पियो वोट दो, फूड सिक्योरिटी बिल जिसको आप कहते हैं, सब मिला के देख लीजिए, लगता है कि कमलनाथ और सरकार चाहती है कि जल्द चुनाव हो जाए। बिल्कुल नहीं, हम नहीं चाहते। चुनाव समय पर होंगे और इसमें कोई शक नहीं है। और आज मैंने एक बैठक में, हर दल की जो स्पीकर की बैठक थी, इसमें स्पष्ट किया। किसी ने मेरे से प्रश्न पूछा कि क्या यह आखिरी सेशन होगा? मैंने कहा बिल्कुल नहीं, हाँ हमारे 2 और सेशन होंगे, चुनाव समय पर होंगे। नहीं, क्योंकि जनता मतलब निकाल रही है। आपने इतने साल से फूड सिक्योरिटी बिल का वायदा करते चले जा रहे हैं, अब तक आपने सुई नहीं बढ़ाई। बिल्कुल नहीं। जब चुनाव नजदीक आ गए, आप चाहते हैं कि लोगों की झोली में खाना बढ़ो, इस उम्मीद में कि आपको फिर वोट मिल जाए। नहीं, इसका लक्ष्य आप नहीं समझे। या तो आप फूड तो सिक्योरिटी यही है कि कांग्रेस को वोट दो, खाओ पियो वोट दो। नहीं, फूड सिक्योरिटी बिल जो है, इसका अर्थ है, इसका मायने है। आज हर रिपोर्ट कहती है कि 35% लोग भूखे सोते हैं। बहुत सालों से सो रहे हैं। हाँ, सर, तो इसीलिए अगर बहुत सालों से सो रहे हैं और अब हम कदम उठा रहे हैं, आपको इसमें परेशानी हो रही है। वादा किया है 2009 में कर देते अगर नहीं तो, अरे 2011 में हम लोकसभा में लाए, स्टैंडिंग कमेटी में गया, स्टैंडिंग कमेटी के बाद वापस आया, स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आई, स्टैंडिंग कमेटी ने कुछ चेंजेस, कुछ संशोधन किया, हमने उसको जोड़ा और हम लिया। आखिरकार तो अब संशोधन के जरिए लाए ना, ये काम तो 2009 में ही हो जाता। क्यों, कैसे होता? तब चुनाव दूर थे, तब आपने किया नहीं कुछ। देखिए, राज्य सरकारों से इसे सलाह करनी थी, उसमें 1-1.5 साल लगे, सबने अपने सुझाव दिए। और ये बात अगर इतनी आसानी से हो जाती है, आप कहते हैं ये खाओ पियो और चलो, ये बात पियो वोट दो, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो अभी राज्य सरकार इसको लागू करेंगे, तो वोट किसको देंगे? पर तो अगर वोट आपको पड़ेगा। अगर आपको परेशानी है कि लगभग 70% लोग को आज ये इससे लाभ मिलेगा, मैं कुछ नहीं कहना। हमें परेशानी नहीं है। आपको परेशानी है। सवाल यह है कि चुनाव से कुछ महीने पहले ऐसा क्यों किया जा रहा है? लोग तो भूखों बहुत सालों से सो रहे हैं, तब तो आपने कुछ किया नहीं। क्योंकि जल्दी से जल्दी, इसीलिए हम ऑर्डिनेंस लाए, हम रुकना भी नहीं चाहते थे। क्योंकि पूरा श्रेय सोनिया गांधी जी को मिल जाए, पूरा श्रेय कांग्रेस पार्टी को मिल जाए, ताकि बटे ना सबके बीच। गवर्नमेंट कांग्रेस की है और ये गवर्नमेंट ला रही है, ये श्रेय कांग्रेस पार्टी को मिलना है और आवश्यक मिलेगा। तो उम्मीद वही है कि जिस तरीके से फार्म लोन वेवर ने मदद की पिछली बार, जिस तरीके से मनरेगा ने मदद की, इस बार फूड सिक्योरिटी बिल आपकी नैया पार लगा दे, सारे घोटाले लोग भूल जाए। देखिए, आज हमारे देश के मतदाता बहुत समझदार हैं। हाँ, दिल्ली में बैठे हुए लोगों को इतनी समझदारी नहीं है जितने आज हमारे ग्रामीण क्षेत्र के, हमारे छोटे छोटे कस्बे, छोटे छोटे जिले के लोग को समझ है। ये शहरी लोगों को नहीं समझ। ये बात मैं आपको बड़ी स्पष्ट कहना चाहता हूं। और उनको ये बात समझ है कौन क्या कर रहा है, और ये अगले साल भर में, अगले 8-10 महीने में नतीजा, बस चुनाव से कुछ पहले नतीजा साफ हो जाएगा। लोगों की झोली में खाना 2009 में हमने कहा, हमने अपने वायदा पूरा किया। 4 साल कुछ नहीं किया। क्यों? चुनाव से कुछ दिन पहले एकदम जग के आप कार्रवाई थी। अगर आप सोचते हैं कि हम ऐसा फूड सिक्योरिटी बिल ले आते, ऐसा कानून बना लेते,
जो हमने किसी राज्य से सलाह नहीं करी, जो स्टैंडिंग कमेटी में नहीं गया, जो स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के बारे में स्टैंडिंग कमेटी में वो जाए ना, तो ठीक है। ऐसे देश नहीं चलता। देश चलता है सबकी सहमति के साथ। हमने राज्यों के साथ चर्चा करी, उनके सुझाव सुने, देखा कि कैसे ये संभव होगा, कैसे ये प्रैक्टिकल होगा, कैसा इसका क्रियान्वयन होगा। इसमें बहुत समय लगता है, पर हम लाए। प्रश्न है कि हम पीछे नहीं रह गए। हम कह सकते थे हम अभी तक बातचीत कर रहे हैं। तो इसमें राजनीति नहीं है, इसमें हमारी नियत है और इसमें हमारी नीति है। कुछ महीने में मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाला है। शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरीके से काम किया है, राज्य का विकास किया है, बीमारू राज्यों की श्रेणी से बाहर ले आए, उस सब के चलते लगता नहीं कि आपकी कोई चांस है सर? आप उसका प्रोपेगेंडा कर रहे हैं बिना कुछ जाने। आंकड़े मेरे सामने हैं, आंकड़े कौन से देखिए आंकड़े? किस तरीके से पर कैपिटा इनकम हो, फूड ग्रेन प्रोडक्शन हो, जीडीपी हो, मध्य प्रदेश कहाँ हुआ करता था, कहाँ ले गए हैं शिवराज सिंह? आज ये आंकड़े क्या है? आज गांव-गांव में जाइए, कस्बे में जाइए, आम मतदाता परेशान है कि किस प्रकार उसके साथ धोखा हुआ। कहते थे बिजली देंगे, 10 साल पहले कहा था बिजली देंगे, मैं आऊंगा 6 महीने में बिजली आएगी। 10 साल होने जा रहे हैं, क्या बिजली आई? कितना भ्रष्टाचार! ऐसी चीज नहीं है मध्य प्रदेश में जो बिना पैसे दिए हुए दी जा सकती है। आज ऐसी कोई माफिया नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता उसका नेतृत्व नहीं कर रहे। कोयले का माफिया होए, सट्टे का माफिया होए, रेत का माफिया होए, ये तो आम मतदाता जानता है। और ये जो आप सोच रहे हैं कि हमारी हालत पतली है, हमारी हालत पतली नहीं है। और ये भूल आप मत करिएगा कि आप ये जो बनावटी सर्वे हैं इन पर जाएं। मैं आज जमीन की स्थिति की बात कर रहा हूं। मैं चुनाव लड़ता हूं, मैं राज्यसभा से नहीं हूं और मैंने 33 साल चुनाव लड़ा है और जीता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि आज जो परिवर्तन की लहर बन रही है मध्य प्रदेश में, बहुत आश्चर्यजनक नतीजे आने वाले। कांग्रेस की मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो एक ही चीज समझ में आती है कि नेता आपस में भिड़ते चले जाते हैं, क्योंकि कुछ साफ ही नहीं है कि आपका लीडर कौन है मध्य प्रदेश में। बिल्कुल नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है कि हमारे में आपस में टकराव है। बहुत टकराव है। मैं अभी उस मीटिंग से आ रहा हूं। अभी हम सब बैठ के इस मीटिंग कर रहे थे। हमारा 1% किसी में हमारा मतभेद नहीं है। हम सब एक हैं। कौन है आपका चेहरा मध्य प्रदेश में अगर आपकी सरकार? हम सब हैं। यही तो दिक्कत है सर, सब मिलके खिचड़ी बना रहे हैं और खाना खराब हो रहा है। नहीं, खिचड़ी नहीं बन रही और खाना नहीं खराब हो रहा। आज सबका अपना स्थान है। भारतीय जनता पार्टी तो शिवराज सिंह चौहान और ये कलाकारी की राजनीति, ये कलाकारी की राजनीति आज मध्य प्रदेश में सब समझते हैं। कितने अपराध हुए मध्य प्रदेश में, कितने किसानों ने आत्महत्या करी। मैं तो पूछ रहा हूं, ये कितने अपराध हुए मध्य प्रदेश में, कितने किसानों ने आत्महत्या करी, कितने शासकीय कर्मचारी पिटे पिछले 10 साल में। ये आंकड़े क्या है आपके पास? कांग्रेसी नेताओं की बात करें तो हर कांग्रेसी नेता अपने क्षेत्र में सीमित है, कोई मध्य प्रदेश व्यापी नेता नहीं है। बिल्कुल नहीं। कौन है राज्यव्यापी एक नेता जो लगे कि नहीं इसमें हिम्मत पूरे राज्य को जिताने की? बिल्कुल आप चैलेंज के तौर पे क्यों नहीं लेते? आप जाइए मध्य प्रदेश, बोलिए मैं हूंगा मुख्यमंत्री का उम्मीदवार, मैं हराऊंगा शिवराज सिंह चौहान। लीजिए चैलेंज। देखिए, हम सब ने चैलेंज लिए, मैं अकेले क्यों चैलेंज लूं? आज शाम को यही हमने मीटिंग करी, हम सब ने चैलेंज लिए कि हमारे ऊपर है कि मध्य प्रदेश को जिताना, किसी एक व्यक्ति के ऊपर नहीं। हम सब मिलकर, हम साथ मिलकर एक परिवर्तन लाएंगे मध्य प्रदेश में एक नई दिशा देंगे। हम नौजवानों के लिए, उनका भविष्य सुरक्षित रखने के लिए हम वो योजनाएं लाएंगे। आज हमारा नजरिया, हमारा दृष्टिकोण बिल्कुल साफ है। नहीं, क्योंकि पहले भी ऐसे ही होता था। पहले ऐसे नहीं होता कांग्रेस का एक नेता दूसरे को काटता था, दूसरा तीसरे को काटता था। सबकी कोशिश थी कि एमएलए मेरे ज्यादा हो, मैं एमएलए मेरे ज्यादा हूं, इस बीच में आपका विपक्ष जीत जाता। बिल्कुल नहीं। अगर यही तो बात है, अगर विपक्ष केवल इसी बात पर उम्मीद रखा है कि हम लोग, हमारा बिखराव है इसीलिए वो जीतेंगे, इसका ये मतलब नहीं कि उनके परफॉर्मेंस से, उनके कोई काम से वो जीतेंगे। उनकी सीधी बात है कि बिखराव करवा दो और जीत जाओ, पर इसमें कोई सफल नहीं होने वाले। हम सब एक हैं, मजबूती से एक हैं और मजबूती से मुकाबला करेंगे और चुनाव जीतेंगे। नहीं तो आपको अगर कहा जाए आप जाइए बनिए सीएम के उम्मीदवार, तो आप बनेंगे नहीं बनेंगे? अगर मुझे कहा जाएगा जरूर बनूंगा। तो अब तक क्यों नहीं पार्टी ने तय किया? भेज देते किसी को, आपको, दिग्विजय सिंह को, ज्योतिरादित्य सिंधिया को ठान लेते। बिल्कुल, दिग्विजय सिंह तो तैयार नहीं है। दिग्विजय सिंह तो मुख्यमंत्री की रेस में है नहीं। हम में से कोई उस रेस में नहीं रहना चाहता। हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर कांग्रेस पार्टी को जिताएं। हम सब का चेहरा देख के, हम सब की छवि देख के मध्य प्रदेश में कि आम जनता अपने प्रदेश के हितों के लिए एक नई दिशा प्रदेश को आए। तेलंगाना की बात करते हैं। इतने सालों से मांग हो रही थी तेलंगाना की, चुनाव नजदीक आए, आपको लगा कि आंध्र प्रदेश में सुपड़ा साफ हो जाएगा तो राज्य का आपने बंटवारा कर दिया।
अरे मंत्री जी, किसी राज्य का बंटवारा किया जाता है बड़ी दूरगामी सोच लेकर, इतनी शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स करते हुए नहीं। 60 साल से ये मूवमेंट चल रहा है, 60 साल से। आपने चुनावों से कुछ महीने पहले आपने दिया राज्य। 60 साल से चल रहा है, तो इसमें हमने सब कुछ सोच समझ के किया। आग लगी हुई है इस वक्त बोडोलैंड में, आग लगी है गोरखालैंड में, मांग उठ रही है विदर्भ में, मायावती मांग उठा रही है उत्तर प्रदेश के बंटवारे की। अब ये जो आग लगी हुई है चारों तरफ, अब चाहते हैं कि 50 राज्य हो जाए भारत में, इससे कैसे निपटेंगे? देखिए, बात इसकी नहीं है, ये बोडोलैंड और गोरखालैंड की तो अभी की बात है। ये तो 60 साल से तेलंगाना का मूवमेंट, बोडोलैंड और गोरखालैंड की मांग भी बहुत सालों से, ये तो 15-20 साल से है। 65 साल से तेलंगाना की मांग थी, ये पहली मांग उठी थी तेलंगाना की, और तेलंगाना न्याय चाह रहा था। अगर राजनीतिक दलों ने इसमें सहमति बनाई और ये तय किया, तो इसमें कांग्रेस पार्टी का क्या फर्क? नहीं तो बाकी राज्यों का क्या होगा जहां पे मांग उठ रही है बंटवारे की? बाकी राज्यों पर विचार किया जाएगा। क्या आप एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी बैठाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम बनाने का सोच रहे हैं। हम स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाने का सोच रहे हैं कि अपने देश के हित में क्या है। क्या छोटे राज्य कितने छोटे, बड़े राज्य कितने बड़े? आज क्या उत्तर प्रदेश मैनेजेबल है? ये बात आज हमें सोचनी पड़ेगी। नहीं तो हवा में तीर ना छोड़िए, बताइए कब बनेगी एसआरसी? मैं नहीं कह सकता, अभी सरकार में इसका विचार हो रहा है और गृह मंत्रालय से इसकी घोषणा होगी जब ये तय होगा, क्योंकि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की समय समय पर आवश्यकता पड़ती है, तो इस पर विचार हो रहा है। आपके हिसाब से अभी आवश्यकता है? मेरे हिसाब से नहीं, आज सरकार में विचार हो रहा है। मैं सरकार का सदस्य होने के नाते मैं आपको कह सकता हूं, इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं, हम लोगों ने तय नहीं किया। अभी मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है कुछ देर में, आपके हिसाब से सत्र चलेगा? आपकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल चलेगा। फिर बैठाएंगे जोड़ तोड़, यहाँ वहां खरीद फरोख्त सब इस तरीके, साम दाम दंड भेद। कोई खरीद फरोख्त नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सत्र चलेगा। आज आम राय है, मैं सोचता हूं लगभग सर्वसहमति है कि सदन चलना चाहिए, सदन को अपना काम करना चाहिए। चलिए कमलनाथ जी, आपने वक्त दिया, सीधी बात कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी आज की सीधी बात। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। साथ के साथ इस कार्यक्रम को आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं, जिसका पता है www.aajtak.in/सीधी बात।